नमस्कार मित्रों, एस के गुरु आरजे 18 यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। संख्या पद्धति के इस टॉपिक में शुरुआत करते हैं संख्याओं से। तो सबसे पहली जो संख्या है वो है वास्तविक संख्या। मित्रों, वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? बचपन में जब आपने ग्राफ बनाया था तो इस प्रकार आपने एक रेखा खींची थी जिसके बीच में आपने जीरो, दाएं साइड आपने इंफिनिटी और बाएं साइड में भी आपने माइनस का इंफिनिटी लिखा। इस रेखा को या इस लाइन को ही हम वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। कहने का मतलब इस रेखा पे जो भी वैल्यू हम लिखेंगे वो सभी की सभी वास्तविक संख्या होंगी। जीरो के बाद में हमारे पास में एक, उसके बाद में दो, ये संख्याएं बढ़ती रहेंगी। इस प्रकार जीरो के बाएं साइड में माइनस एक, माइनस दो, इस प्रकार हमारे पास में संख्याएं बढ़ती रहेंगी। तो कहने का मतलब धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। चलते हैं जीरो और एक के बीच में। तो जीरो और एक के बीच में आता है 1/2, जिसे हम 0.5 लिखते हैं। ऐसे ही एक और दो के बीच में आता है अपने पास में 3/2, जिसे हम एक सही 1/2 या 1.5 लिखते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भिन्नात्मक संख्याएं या दशमलव वाली संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो बात करते हैं मित्रों आगे पाई की, जिसका मान होता है 22/7। तो 22/7 भी एक भिन्नात्मक संख्या है, इसका मतलब पाई भी एक वास्तविक संख्या होगी। बात करते हैं √2, जिसका मान होता है 1.414, √3 जिसका मान होता है 1.732। तो इन दशमलव संख्या को भी या इस दशमलव संख्या को भी हम संख्या रेखा के ऊपर निरूपित कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वे संख्याएं जो धनात्मक हैं, ऋणात्मक है, भिन्नात्मक है, दशमलव रूप में है, अंडरूट रूप में है, वो सभी की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पे, अवास्तविक संख्या। मित्रों, वास्तविक और अवास्तविक संख्या से काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अवास्तविक संख्या, जिसे हम दूसरा नाम काल्पनिक संख्या भी बोल सकते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? काल्पनिक संख्या। मित्रों, काल्पनिक संख्या का नाम आपने कक्षा 10 में श्रीधराचार्य सूत्र के अकॉर्डिंग सुना होगा। काल्पनिक संख्या का मान आपने श्रीधराचार्य सूत्र में सुना होगा, जहां हमारे पास में एक वैल्यू होती थी b² - 4ac। अगर b² - 4ac का मान हमारे पास में ऋणात्मक आता है तो हम क्या बोलते हैं कि द्विघात समीकरण के जो हल हैं वो क्या होते हैं? एक काल्पनिक संख्या होती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अंडररूट के अंदर अगर हमारे पास में कोई नेगेटिव वैल्यू आती है, यहां क्या था b² - 4ac की वैल्यू कोई ऋणात्मक आती है, तो कहने का मतलब जब भी हमारे पास में अंडररूट के अंदर कोई नेगेटिव संख्या होगी, चाहे हम 1 लिखें, चाहे अंडररूट के अंदर -2 लिखें, ये सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। तो मित्रों, आपको ध्यान क्या रखना है? सिर्फ इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है कि अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अंडरूट के अंदर होती हैं लेकिन ऋणात्मक चिन्ह को साथ में लिए हुए। जैसे हमने यहां लिखा √-2 और √-1। मित्रों, √-1 जिसको हम बोलते हैं आई से प्रेजेंट करते हैं और इसे बोलते हैं आयोटा। √-1 को क्या कहा जाता है? आयोटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयोटा भी एक अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या है। आयोटा भी एक अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या है और आयोटा का जो मान होता है वो √-1 होता है। अब बात करते हैं हम आयोटा की। तो मित्रों, ध्यान देना, जब भी हमारे पास में आयोटा की घात सम होगी या हमारे पास में आयोटा की घात विषम होगी, तो यहां से भी हम समझेंगे कि कौन सी संख्या वास्तविक होगी और कौन सी संख्या अवास्तविक होगी। तो आयोटा की घात सम होने पर वो संख्या वास्तविक हो जाएगी और आयोटा की घात विषम होने पर वो संख्या अवास्तविक हो जाएगी। मित्रों, कैसे होता है ये? देखो, आयोटा की घात यहाँ पर क्या है? 1 है और ये क्या है? √-1 और √-1 क्या है? अवास्तविक संख्या। जैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इस साइड भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास में वैल्यू आएगी आयोटा स्क्वायर बराबर -1 और -1 क्या होता है? -1 एक वास्तविक संख्या है।
ठीक है ना। -1 क्या होगा, एक वास्तविक संख्या। और जैसे ही हम आयोटा की घात 3 करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो आएगी आयोटा। आयोटा कौन सा, माइनस का आयोटा। और माइनस का आयोटा भी कौन सी संख्या होगी, अवास्तविक संख्या होगी। जैसे ही हम आयोटा की घात करेंगे 4 तो हमारे पास में रिजल्ट आएगा वो आएगा +1। और +1 कौन सी संख्या होगी, वास्तविक संख्या। तो आपको क्या समझना है, आपको यह समझना है कि जब भी आयोटा की घात आपको सम दिखाई दे तो वो संख्या वास्तविक होगी, और जब भी आपको आयोटा की घात विषम दिखाई दे तो वो संख्या अवास्तविक होगी। प्रश्न एग्जाम में किस प्रकार पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि दी गई या निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी अवास्तविक संख्या है या नहीं है। इस प्रकार हमसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो मित्रों एक बात और बताना चाहूंगा, जब भी आयोटा किसी संख्या के साथ में आता है तो वो भी संख्या हमारे पास में काल्पनिक या अवास्तविक संख्या होती है। जैसे मैंने लिखा 7 आयोटा, तो ये भी हमारे पास में क्या होगी, एक काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या होगी। लेकिन मित्रों ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा 7 प्लस आयोटा, तो ये संख्या काल्पनिक संख्या नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना, यह संख्या काल्पनिक संख्या नहीं होगी। जोड़ और बाकी के चिन्ह के साथ में अगर आयोटा आता है तो वो संख्या काल्पनिक संख्या नहीं मानी जाती है, लेकिन गुणा या भाग के साथ में अगर आयोटा आता है तो वो संख्या काल्पनिक संख्या मानी जाती है। तो मित्रों ये जो संख्या मैंने लिखी कि मैंने कहा कि ये संख्या काल्पनिक नहीं है, तो जब ये काल्पनिक नहीं है तो ये संख्या है, तो वो कौन सी संख्या है, ये काल्पनिक नहीं है तो ये संख्या कौन सी संख्या है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये कौन सी संख्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मित्रों ध्यान देना कि जब भी हमारे पास में आयोटा किसी संख्या के साथ में जुड़ा हुआ होगा तो वो संख्या होगी सम्मिश्र संख्या। वो कौन सी संख्या होगी, वो संख्या होगी अपने पास में सम्मिश्र संख्या। जैसे मैंने लिखा 2 + 3 आयोटा, तो ये हमारे पास में एक सम्मिश्र संख्या है। मैंने लिखा 2 - 3 आयोटा, तो ये भी हमारे पास में एक सम्मिश्र संख्या है। अगर आयोटा के साथ में कोई संख्या गुणा या भाग के रूप में आती है तो वो काल्पनिक संख्या होगी, लेकिन अगर वो जोड़ और बाकी के साथ में आती है तो वो सम्मिश्र संख्या होगी। और सम्मिश्र संख्या में जो जोड़ से पहले वाला भाग हमारे पास में है ये एक वास्तविक संख्या होती है, और जोड़ के जो बाद वाला भाग हमारे पास में है ये एक अवास्तविक संख्या होगी। कहने का मतलब जो सम्मिश्र संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या के योग और अंतर से बनती है। इसी सीरीज में हम आगे चलते हैं तो जानते हैं मित्रों परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। जानते हैं मित्रों परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो मित्रों परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए, p का मान 0 हो सकता है। q का मान 0 नहीं होना चाहिए, p का मान 0 हो सकता है। उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 2/3, तो हमारे पास में ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसका जो रूप है ये किसमें है, p/q के रूप में। जैसे मैंने लिखा 4/4 मान लो 4/2 लिखा, ये भी हमारे पास में एक परिमेय संख्या है। 4/2 को सरल करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/1। 2/1 का मतलब होता है 2। ये p/q के रूप में नहीं है, लेकिन इसके नीचे 1 लगाकर हम p/q का रूप बना सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाली संख्या है, कहने का मतलब जो हर है ये 0 नहीं होना चाहिए, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपरिमेय संख्याओं की ओर। तो वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते वे होती हैं अपरिमेय संख्याएं। मित्रों एक बार आप इतना ही ध्यान में रखें कि वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखते हैं वो परिमेय संख्या होती हैं, और वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या होती हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे और बताऊंगा विस्तृत तरीके से। इससे पहले हम जानते हैं पूर्णांक संख्याएं और दशमलव संख्याएं।
पूर्णांक संख्याएं और दशमलव संख्याएं। यहां मित्रों मैंने पाई का जिक्र भी नहीं किया, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं आगे। तो पूर्णांक संख्याएं और दशमलव संख्याएं। तो मित्रों पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्णांक संख्या होती है 0, 1, 2, ये आगे चलती रहेंगी। इस साइड में -1, -2, ये भी आगे चलती रहेंगी। और दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे हमारे पास में आ गया 0.5, ये एक दशमलव संख्या है। हमारे पास में आ गया 0.333, ये भी एक दशमलव संख्या है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जो धनात्मक भी हैं, जो ऋणात्मक भी हैं, वे संख्याएं अपने पास में कौन सी होती है? पूर्णांक संख्याएं। कहने का मतलब पूर्ण अंक होना चाहिए, और इन संख्याओं में हमारे पास में क्या है? पूर्ण अंक है। अगर पूर्णांक संख्याओं के आगे हम विभाजन करें तो हमारे पास में एक संख्या आती है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो ऋणात्मक होती हैं, मतलब जिनके साथ में नेगेटिव चिन्ह होता है, वे ऋणात्मक संख्या होती हैं। बात करें हम धनात्मक संख्याओं की, बात करें धनात्मक संख्याओं की, तो धनात्मक संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये अपने पास में क्या होती हैं? धनात्मक संख्या। ये आगे चलती रहेंगी। और इन्हीं धनात्मक संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। इन्हीं धनात्मक संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। और मित्रों जो 0 होता है ये ना तो प्लस का होता है, मतलब ना तो धनात्मक होता है और ना ही ये ऋणात्मक होता है। 0 एक उदासीन संख्या है, ना तो पॉजिटिव होती है ना ही नेगेटिव होती है। तो क्या हुआ? एक संख्या अपने पास में बनी ऋणात्मक संख्याएं, दूसरी संख्या बनी धनात्मक। जिन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं या धनात्मक संख्या को ही हम गिनती वाली संख्याएं कहते हैं। उसके बाद में 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। एक बात और ध्यान से सुनना कि अगर इन धनात्मक संख्याओं में हम 0 और शामिल कर दें तो इन संख्याओं को कहते हैं पूर्ण संख्या। अगर धनात्मक संख्याओं में 0 को शामिल कर देंगे तो इन संख्याओं को क्या कहेंगे? इन संख्याओं को कहेंगे पूर्ण संख्याएं। अब बात करते हैं मित्रों दशमलव संख्या की। तो ये जो दशमलव संख्या है ये हमारे पास में 2 प्रकार की होती है। एक होती है शांत दशमलव संख्या और एक होती है अशांत दशमलव संख्या। मित्रों यहां आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या कैसी होती हैं, कौन सी होती है। तो वे संख्याएं जिनमें भाग देने के बाद में दशमलव के बाद में संख्याएं रुक जाती हैं। कहने का मतलब इनकी गाड़ी रुक जाती है। जैसे हमने मान लो 5 में भाग दिया 2 का, तो हमारे पास में रिजल्ट आया 2.5। इसके आगे जो शेषफल है वो अपने पास में क्या बच गया? शेषफल हमारे पास में क्या बच गया? 0 बच गया। तो कहने का मतलब वे संख्याएं जिनमें भाग देने के बाद में शेषफल 0 बचता है वे संख्याएं शांत संख्या होती हैं, या वे संख्याएं जिनके भाग देने के बाद में गाड़ी रुक जाती है वे संख्याएं शांत संख्या होती है। लेकिन अशांत संख्याएं, इनमें हम भाग देते रहेंगे लेकिन इनकी गाड़ी नहीं रुकती है। जैसे 10 में अगर आप लोग 3 का भाग दोगे तो आपके पास में भाग देने के बाद में हमेशा शेषफल 1 बचता ही रहेगा। 10 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 3.3। ये 3 ऐसे चलता रहेगा। तो इस संख्या को हम बोलेंगे अशांत दशमलव संख्या। इस संख्या को हम क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव संख्या। और जो ये शांत दशमलव संख्या होती हैं इन संख्याओं को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। जो शांत दशमलव संख्या होते हैं मित्रों इन संख्याओं को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। और जो अशांत दशमलव संख्या होती हैं इनमें एक टाइप होती है परिमेय संख्याओं की और एक टाइप होती है अपरिमेय संख्याओं की। इसका मतलब ये हुआ कि जो अशांत दशमलव संख्या है ये अपने पास में 2 प्रकार की होती है। एक प्रकार होता है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, एक प्रकार होता है अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। अब मित्रों नया नाम आ गया, एक तो हो गया आवर्ती, एक हो गया अनावर्ती। तो जानते हैं कि आवर्ती क्या चीज है। तो मित्रों आवर्ती की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे मैं भाग दे रहा हूं 10 में 3 का, तो 10 में जब मैं 3 का भाग दूंगा तो हमारे पास में रिजल्ट आता है 3.3। इस प्रकार हमारे पास में एक रिजल्ट आता है। ये 3 आगे बढ़ता रहता है।
कहने का मतलब क्या है कि इस 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, और जब यहां पुनरावृत्ति होती है तो इसे हम बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। इसे हम क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। कहने का मतलब कि दशमलव के बाद किसी न किसी अंक की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो उसे हम बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। जैसे मान लो हमारे पास में संख्या आ गई 0.123, फिर आ गया 123, फिर आ गया 123, तो इस संख्या को भी हम क्या बोलेंगे? यह संख्या भी होगी अशांत दशमलव आवर्ती संख्या। लेकिन बात करें हमारे पास में मान लो यह संख्या आ गई 0.2453, 15732, इस प्रकार की हमारे पास में कोई संख्या आती है कि जिसके अंकों के बाद दशमलव के बाद अंकों में से किसी भी अंक की आवर्ती नहीं हो रही है। देखो 2 के बाद में 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 3 आ गया, मतलब यहां दशमलव के बाद अंकों की आवर्ती नहीं हो रही है। तो अंकों की आवर्ती नहीं हो रही है तो इस संख्या को बोलेंगे हम अनावर्ती दशमलव संख्या। तो मित्रों, आवर्ती दशमलव संख्या क्या होती है? दशमलव के बाद किसी भी अंक की बार बार पुनरावृत्ति होना, उसे हम बोलेंगे आवर्ती दशमलव संख्या। और दशमलव के बाद में अगर अंकों की आवर्ती नहीं हो रही है तो उसे हम बोलेंगे दशमलव अनावर्ती संख्या। जानते हैं ये जो आवर्ती दशमलव संख्या होती हैं ये परिमेय संख्या होती हैं, और जो अनावर्ती दशमलव संख्या होती हैं ये अपरिमेय संख्या होती है। मेन बिंदु क्या है मित्रों? परिमेय और अपरिमेय का जहां से हमें क्वेश्चंस पूछा जाता है वो क्वेश्चंस यहां से पूछा जाता है कि जो आवर्ती दशमलव संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है, और जो अनावर्ती दशमलव होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो मित्रों, हमने यहां क्या जाना कि ये जो भिन्नात्मक संख्या है जिसको हमने क्या किया, जिसको हमने आवर्ती रूप में लिखा, ये अपने पास में एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये जो संख्या है जिसमें अंकों की आवर्ती नहीं हो रही है, इसे हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। अब मित्रों ध्यान देना कि इस संख्या को तो हमने क्या कर दिया? p बटे q के फॉर्म में लिख दिया। क्या इस संख्या को भी हम p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो ध्यान देना, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो एक है अपने पास में आवर्ती दशमलव, एक है अपने पास में अनावर्ती दशमलव। जैसे मैंने लिखा 0.3 बार, इस बार का मतलब यह है कि पॉइंट के बाद में जिस अंक पे बार लगा हुआ है वो अंक बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहां इसका मतलब हमारे पास में क्या है? 0.333, इस प्रकार ये 3 चलता रहेगा। इस बार का मतलब है कि ये 3 आगे क्रमागत चलता रहेगा। अगर हम इस साइड बात करें, मान लो मैंने ये एक संख्या लिखी 0.123579447, इस प्रकार मान लो मैंने एक संख्या लिख दी। अब मित्रों ध्यान देना, यहां हमें पता है कि पॉइंट के बाद में जो अंक है वो निश्चित है। पॉइंट के बाद में जो अंक है वो निश्चित है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहां हमें पता है कि 0 के बाद में, पॉइंट के बाद में जो अंक है वो अनिश्चित है, जिनका कोई क्रम नहीं है, इन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। तो कहने का मतलब जिनका दशमलव के बाद अंकों का क्रम या अंकों की आवर्ती नहीं हो रही है उसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये कौन सी संख्या होगी? ये अपरिमेय संख्या होगी। और ये हमारे पास में कौन सी संख्या होगी? ये परिमेय संख्या होगी। मैं आपको आगे बताऊंगा। चलो इस क्वेश्चन को मैं यही बता देता हूं कि इसको हम p बटे q के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आएगा। तो मित्रों हमारे पास में है दशमलव के बाद में एक अंक और एक अंक पे बार है। जब भी दशमलव के बाद में एक अंक पे बार होगा तो हम दशमलव हटाकर, बार को हटाकर उसमें 9 का भाग देंगे। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? 3/9, और 3/9 का मतलब हो गया 1/3। तो ये जो हमने संख्या लिखी है वो किससे आई है? वो 1/3 से आई है। तो इसका हमने p बटे q फॉर्म क्या जाना? इसका p बटे q फॉर्म होता है 1/3। अब मित्रों ध्यान देना कि कौन सी संख्याएं होती हैं जो अपरिमेय संख्या होती हैं, कहने का मतलब जिनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। तो मान लो हमारे पास में n कोई संख्या है, n हमारे पास में कोई संख्या है, और ये संख्या है वो कौन सी संख्या है? ये संख्या है अपने पास में अपूर्ण वर्ग संख्या।
हमारे पास में n कोई अपूर्ण वर्ग संख्या है और √n हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। इस लैंग्वेज को समझने का प्रयास करना मित्रों कि हमारे पास में n कोई अपूर्ण वर्ग संख्या है तो √n हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारे पास में n का मान 2 है तो √2 हमारे पास में एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे मान लो n का मान हमारे पास 3 है तो √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन √4 एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मित्रों? 4 एक अपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका हम पूरा अंडर निकाल सकते हैं। तो ये जो संख्या √4 लिखी ये एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि √4 का मान कितना होता है 2, और 2 के नीचे जैसे हम 1 लिखेंगे तो ये बन गया p/q, और p/q बन गया। इसका मतलब ये कौन सी संख्या हो गई? ये एक परिमेय संख्या हो गई। बढ़ते हैं मित्रों पाई की तरफ। काफी बार परीक्षा में क्वेश्चंस पाई से लेकर पूछा गया है और यहाँ वाला सिस्टम आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने काफी बातें आपको समझा दी है। तो पाई क्या होती है? पाई का जो मान है वो 22/7 होता है और कहा जाता है कि पाई का मान जो 22/7 है ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है और ये 22/7 ये परिमेय संख्या है। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि पाई का जो मान है वो इक्वल बराबर नहीं होता 22/7 के, एग्जैक्ट बराबर नहीं होता। पाई का जो मान है वो लगभग बराबर होता है किसके? 22/7 के। और ये लगभग बराबर होने का सिस्टम ही क्या है? एक को हम परिमेय संख्या बोलते हैं, एक को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। मैंने मित्रों अभी आपको बता था कि जिन संख्याओं में दशमलव के बाद में आवर्ती होती है वे संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, और आवर्ती मतलब अनावर्ती होती है वे संख्याएं अपने पास में अपरिमेय संख्या होती हैं। और जैसे ही हम 22 में 7 का भाग देंगे तो 5 या 6 अंकों के बाद में अंकों की पुनरावृत्ति होना स्टार्ट हो जाएगी, और अंकों की पुनरावृत्ति होना स्टार्ट होने का मतलब क्या है? वो कौन सी संख्या है? वो परिमेय संख्या है। तो मित्रों ये नोट लगाकर आप लोग ध्यान रखना कि पाई एक अपरिमेय संख्या है लेकिन पाई का मान एक परिमेय संख्या है। बात करें हम 0 की तो 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे हम 1 लगाएंगे तो ये बन गई हमारे पास में p/q फॉर्म। और मैंने परिभाषा के अकॉर्डिंग आपको क्या बताया था कि वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q का मान, q क्या है? क्यों हर है, क्यों का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन p का मान 0 हो सकता है, क्यों का मान 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ ये जो मान है ये अपने पास में p का मान 0 है, ना कि क्यों का मान। तो मित्रों संख्याओं के दौर में हम आगे चलते हैं और संख्याएं पढ़ते हैं। तो हमारे पास में नाम आता है भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं। तो नाम आता है हमारे पास में भाज्य संख्याएं, एक नाम आता है हमारे पास में अभाज्य संख्याएं, एक नाम आता है अपने पास में सहभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो मित्रों भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं और सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो बात करते हैं हम मित्रों भाज्य संख्याओं की। तो वे संख्याएं जिनके 3 फैक्टर कर सकते हैं, वे संख्याएं जिनके 3 फैक्टर कर सकते हैं। कितने फैक्टर? 3 फैक्टर। मित्रों 3 फैक्टर का मतलब क्या है? जैसे मान लो हमारे पास में 4 है, इस 4 के 3 फैक्टर करें तो इसका एक फैक्टर बनता है 1, एक फैक्टर इसका बनता है 2 और एक फैक्टर इसका बनता है 4। तो वे संख्याएं जिनके 3 फैक्टर बनते हैं, कहने का मतलब वे संख्याएं जो 3 संख्याओं से विभाजित होती हैं, वे संख्याएं जो 3 संख्याओं से विभाजित होती हैं वे संख्याएं अपने पास में भाज्य संख्या होती है। 4 में 1 का भाग भी जाता है, 4 में 2 का भाग भी जाता है और 4 में 4 का भाग भी जाता है। तो ये सी संख्याएं हमारे पास में क्या होंगी? भाज्य संख्याएं। बात करें आगे 6 की, तो 6 के अगर 3 फैक्टर करें तो हमारे पास में 1, 2 और 3 बनते हैं और एक फैक्टर और बनता है 6। तो कम से कम हमारे पास में 3 फैक्टर बनने चाहिए। अधिकतम कितने भी फैक्टर हो सकते हैं, तो 6 भी हमारे पास में क्या होगी? एक भाज्य संख्या होगी।
मित्रों बात करें अभाज्य संख्याओं की तो वे संख्याएं, इनकी परिभाषा भी मैं बताऊंगा आपको। अभाज्य संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर हो सकते हैं, केवल 2 फैक्टर, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। मित्रों बात करें हम 2 की, 2 के केवल 2 फैक्टर होते हैं। 2 में एक तो 1 का भाग जाएगा, एक 2 में 2 का भाग जाएगा। इसका मतलब 2 के 2 फैक्टर हुए, एक तो हुआ 1, एक हुआ 2, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये 2 है वो अभाज्य संख्या है। और दोस्तों बात करें 2 की तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। इसके बाद में जो भी अभाज्य संख्या है वो सभी के सभी विषम है, लेकिन 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है और 2 है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। डाउट यही रहता है कि क्या 2 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। तो मित्रों मैंने क्या बताया कि वे संख्याएं जिनके हम 3 फैक्टर कर सकते हैं वे भाज्य संख्याएं होती हैं, और वे संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर संभव है वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। सहभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनका HCF का मतलब होता है में से, जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, वे क्या होती हैं? सहभाज्य संख्या। जैसे बात करें हम 2 और 3 की तो ये 2 और 3 आपस में सहभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका जो में से होगा वो कितना होगा? 1 होगा। कहने का मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होगा वो अपने पास में सहभाज्य संख्या होंगी। तो क्रमागत कोई भी दो क्रमागत संख्या है वो सारी की सारी क्या होती हैं? सहभाज्य संख्या। जैसे 2 3 की बात करी हमने, 3 4 की बात करी, ये भी सहभाज्य संख्या है। जैसे हम बात करें 1 और 2 की, ये भी अपने पास में क्या है? सहभाज्य संख्या। तो वे संख्याएं ऐसी 2 संख्याओं का एक जोड़ा जो 1 के अलावा किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होता है, या कहते हैं जिनका में से 1 होता है, वो आपस में क्या होती हैं? सहभाज्य संख्याएं होती हैं। अब बात करते हैं मित्रों 1 से लेकर 100 तक की गिनती में। तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती में अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होती है और भाज्य संख्याओं की संख्या 74 होती है। मित्रों बात करते हैं 1 से लेकर 100 तक। 1 से लेकर 100 तक काफी बार पूछा गया है। तो 1 से लेकर 100 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं उनकी संख्या 25 होती है, और जो भाज्य संख्याएं हैं उनकी संख्या 74 होती है। और जो हमारे पास में नंबर है 1, ये न तो मित्रों भाज्य है और न ही अभाज्य है, क्योंकि मित्रों हमने क्या पढ़ा कि जो अभाज्य संख्या है उनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, और जो भाज्य संख्या है उनके 3 या 3 से अधिक फैक्टर होते हैं। लेकिन एक ऐसी संख्या है जिसका केवल 1 ही फैक्टर है। इसका मतलब ये क्या होगी? ये न तो भाज्य संख्या होगी और न ही अभाज्य संख्या होगी। तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती में बात करें तो अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 और भाज्य संख्याओं की संख्या अपने पास में 74 होती है। अगर बात करें हम 1 से लेकर 25 तक, तो 1 से लेकर 25 तक जो अभाज्य संख्या है उनकी संख्या हमारे पास में 9 होती है। अगर बात करें हम 26 से लेकर 50 तक, तो 26 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या हमारे पास में 6 होती है। अगर बात करें हम 51 से लेकर 75 तक, तो यहाँ हमारे पास में अभाज्य संख्याओं की संख्या 6 होती है। और इससे आगे बात करें 76 से लेकर 100 तक, तो यहाँ हमारे पास में अभाज्य संख्याओं की संख्या 4 होती है। तो टोटल मिलाकर 1 से लेकर जो 100 तक की गिनती है वहां हमारे पास में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। टोटल गिनती में हमारे पास में अभाज्य संख्याओं की संख्या 25, भाज्य संख्याओं की संख्या 74। अगर इनका 25-25 का डिवाइडेशन करें तो 1 से लेकर 25 तक हमारे पास में 9, और वो 9 संख्याएं हमारे पास में कौन सी हैं? एक होती है 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के पास में 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में अपने पास में 17, 17 के बाद में 19, और 19 के बाद में क्या होगा? 23 होगा। तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 से लेकर 25 तक की जो संख्याएं हैं उनमें हमारे पास में 9 अभाज्य संख्याएं वो कौन सी हैं? वो इस प्रकार है। इन सभी संख्याओं के मात्र 2 ही फैक्टर होंगे, जिसमें या तो स्वयं का भाग जाएगा या 1 का भाग जाएगा।
अब मित्रों मैं बात करता हूं भाज्य संख्याओं की परिभाषा की। तो वे संख्याएं जो स्वयं से, एक से और इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो जाए वे संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, वे संख्याएं जो स्वयं से, एक से और इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाएं वो भाज्य संख्या होती हैं। और वे संख्याएं जो स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं अपने पास में अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब मित्रों क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो हम कैसे जांच करें कि अभाज्य संख्या कौन सी है, कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक एग्जांपल लिया 239। तो मित्रों क्या ये एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, आप बताइए। क्या ये एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है? अगर ये अभाज्य है तो इसकी हम जांच कैसे करें कि ये अभाज्य संख्या है? ठीक है, तो मित्रों जांच करने का जो तरीका है वो क्या होता है, ये देखते हैं कि इससे बड़ा वर्ग कौन सा है। इससे बड़ी जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो क्या है, तो इससे बड़ी जो पूर्ण वर्ग संख्या वो 256 है। और ये 256 किसका वर्ग है, 16 का वर्ग है। और अगर इससे छोटी संख्या की बात करें तो इससे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या 225 है। और ये 225 किसका वर्ग है, ये 15 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है, 15 का वर्ग। तो मित्रों क्या करोगे, 15 से छोटी, 15 से क्या करोगे, 15 से छोटी जो भी आपके पास में अभाज्य संख्या है, 15 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, एक संख्या 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, एक 11 है। ये 15 से छोटी अपने पास में अभाज्य संख्या है। अगर ये संख्या इन संख्याओं में से किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है तो इसका मतलब यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्या बोला मैंने, अगर ये 239 इन संख्याओं में से किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर विभाजित नहीं होगी तो वो क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। तो इस संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है, क्या इस संख्या में 3 का भाग भी नहीं जाता है, क्योंकि 9 3 12 और 2 14, 3 का भाग भी नहीं जाता है। 5 का भाग भी इसमें नहीं जाता है। इसमें 11 का भाग, 9 और 2 11, 11 में से 3 घटाएंगे, 11 का भाग भी नहीं जाता है। और इसमें 7 का भाग, 7 या 21, बच गए 2, 29 हो गया। इसमें 7 का भाग भी मित्रों नहीं जाता है। इसका मतलब ये संख्या एक अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या की जांच कैसे करोगे, अभाज्य की संख्या जांच करने का मतलब यह है कि जो भी संख्या आपको दे रखी है उससे आप लोग क्या करोगे, उससे आप लोग छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढने का प्रयास करोगे। और उस पूर्ण वर्ग संख्या का आप क्या करोगे, अंडर कर लोगे। अंडर करने के बाद में जो भी संख्या आपको प्राप्त होगी उस संख्या से जितनी भी छोटी अभाज्य संख्या है उनका आप लोग भाग देकर चेक कर लोगे। अगर भाग चला जाता है तो वो भाज्य होगी, अगर भाग नहीं जाता है तो वो अभाज्य होगी। चलते हैं मित्रों आगे। हम अभाज्य और भाज्य संख्याओं की चर्चा कर रहे थे, तो चलते हैं मित्रों आगे भाज्य और अभाज्य संख्याओं में। देखो मित्रों मैंने एक बात बताई थी कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं केवल 2 को छोड़कर। सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, विषम होती हैं। मात्र 2 एक सम अभाज्य संख्या है, बाकी सभी संख्याएं क्या होती हैं, विषम होती हैं। आगे बात करें तो मित्रों मैं आपको एक शानदार बात यहां बताने वाला हूं। किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में, किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 का भाग देंगे, 24 का भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। तो शेषफल कितना बचेगा,
1 बचेगा। बात करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास में 11 एक अभाज्य संख्या है और 11 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 121 आएगा, और जब इस 121 में हम 24 का भाग देंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, एक शेषफल बचेगा। जब हम 121 में भाग देंगे किसका, 24 का, तो हमारे पास में एक शेषफल बचेगा। बात करते हैं 7 एक अभाज्य संख्या है और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 49 में जब हम 24 का भाग देंगे तो भी हमारे पास में क्या बचेगा, एक शेषफल बचेगा। तो मित्रों यहां से क्वेश्चंस आपसे क्या पूछा जाता है, क्वेश्चंस इस प्रकार पूछा जा सकता है, जैसे मान लो मैं यहाँ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, क्वेश्चंस यहाँ आपके सामने मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चंस क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर में 24 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मित्रों ध्यान देना कि जब 11 के स्क्वायर में भाग देंगे 24 का तो एक शेषफल बचेगा, 13 के स्क्वायर में भाग देंगे तो भी एक शेषफल बचेगा, और 17 के स्क्वायर में भाग देंगे तो भी एक शेषफल बचेगा। तो कुल मिलाकर अपने पास में शेषफल कितने हो गए, 3 शेषफल हो गए। तो किसी भी अभाज्य संख्या का जब हम स्क्वायर करेंगे और उसमें जब हम 24 का भाग देंगे तो हमारे पास में एक शेषफल बचेगा। अब बात करते हैं आगे, तो देखो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अपने पास में क्या है, 2 है। अगर हम बात करें कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या अपने पास में क्या है, 11 है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अपने पास में क्या है, 97 है। ऐसी ही बात करें अगर हम 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या अपने पास में 101 होगी, और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की बात करें तो वो अपने पास में 997 होगी। तो इन बातों को भाई आप लोग ध्यान रखोगे, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। बात करते हैं मित्रों प्राकृत संख्या से, और प्राकृत संख्याओं से हमारे पास में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में क्रमागत 3 संख्याओं का गुणनफल, क्रमागत 3 संख्याओं का गुणनफल हमेशा 6 से विभाजित होगा। क्रमागत 3 संख्याओं का गुणनफल हमेशा 6 से विभाजित होगा, और क्रमागत 4 संख्याओं का गुणनफल हमेशा 24 से विभाजित होगा, हमेशा 24 से विभाजित होगा। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो एक बार क्वेश्चंस पूछा गया था कि n की घात 3 माइनस n हमेशा किस संख्या से विभाजित होगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि n की घात 3 माइनस n हमेशा किस संख्या से विभाजित होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो मित्रों इसमें अगर हम ध्यान दें कि इन दोनों में से हमारे पास में n कॉमन आ रहा है, n कॉमन आने के बाद में बचेगा n स्क्वायर माइनस 1, और माइनस 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको आगे सरल करते हैं तो हमारे पास आता है n इंटू n प्लस 1 और n माइनस 1। हमारे पास में इसका जो सोल्यूशन है वो ये आया, और ये सॉल्यूशन क्या कहता है कि n मान लो कोई संख्या है तो उससे n प्लस 1 मतलब 1 अधिक कोई संख्या है, और उससे n माइनस 1 मतलब 1 कोई कम संख्या है। तो ये जो तीनों संख्या हमारे पास में आई, ये तीनों संख्या हमारे पास में कौन सी संख्या है, क्रमागत संख्या है। और हमें पता है कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा 6 से विभाजित होता है। तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर हमारे पास में क्या होगा, 6 होगा। अगर बात करें एक क्वेश्चन और की, मान लो हमारे पास में क्वेश्चन आ गए 101 इंटू 102 इंटू 103 इंटू 104 हमेशा किस संख्या से विभाजित होगा। तो मित्रों ये हो गई अपने पास में 4 क्रमागत संख्याएं, और हमें पता है कि 4 क्रमागत संख्याएं और 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा 24 से विभाजित होता है। तो अगर 3 संख्याओं के गुणनफल की बात करें तो आंसर होगा 6, और अगर 4 संख्याओं के गुणनफल की बात करें तो आंसर होगा 24। बढ़ते हैं कि प्राकृत संख्याओं से हमसे और क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
तो मित्रों ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। 1 - 2 + 3 - 4 फिर +5 फिर -6, इस प्रकार ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है प्लस के 49 माइनस के 50 तक। एक क्वेश्चन हमसे ये भी काफी बार पूछा गया है। तो मित्रों ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम किस प्रकार निकालेंगे और इसका आंसर कितना होगा। तो मित्रों ध्यान देना कि हमारे पास में 1 से लेकर जब 50 तक की संख्याएं हैं तो एक चिन्ह हमारे पास में प्लस का है, एक चिन्ह हमारे पास में माइनस का है, तो जोड़े बनेंगे। वो जोड़ों की संख्या हमारे पास में कितनी होगी? जोड़ों की संख्या हमारे पास में कितनी होगी? 25 होगी, क्योंकि टोटल संख्याएं हमारे पास में 50 है। हम दो दो संख्याओं के जोड़े बना रहे हैं, तो 50/2 जोड़ों की संख्या कितनी होगी? 25 होगी। अब हमें देखना है कि रिजल्ट क्या होगा। तो मित्रों ध्यान देना कि जब हमने यहाँ एक जोड़ा बनाया तो यहाँ से हमारे पास में माइनस का 1 बच रहा है। फिर जैसे हमने यहाँ एक जोड़ा बनाया तो यहाँ से भी हमारे पास में -1 बच रहा है। टोटल जोड़े हमारे पास में 25 हैं, और जैसे ही 25 को हम -1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? -25 आएगा। तो मित्रों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो अपने पास में कितना होगा? -25। अगर बात करें मित्रों कि ये क्वेश्चन हमारे पास में मान लो यहां तक है, यहां तक ये क्वेश्चन है हमारे पास में, तो मित्रों ध्यान देना कि जो जोड़े बनेंगे वो जोड़ों की संख्या कितनी होगी? वो जोड़ों की संख्या 24, और 24 के बाद में एक संख्या हमारे पास में क्या है? 49, ये एक्स्ट्रा होगी। तो जोड़े बनेंगे हमारे पास में 24, और एक संख्या जो 49 है, जो अंतिम संख्या है, ये हमारे पास में क्या है? एक एक्स्ट्रा संख्या है। तो ध्यान देना मित्रों कि इस क्वेश्चन का अब जो हमारे पास में क्वेश्चन है इसका आंसर कैसे होगा। तो देखना, पहले जोड़े से हमारे पास में -1 आ रहा है, ऐसे ही दूसरे जोड़े से भी -1 आ रहा है। टोटल जोड़ों की संख्या हमारे पास में 24 है, और 24 को हम -1 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा -24, और -24 में जैसे ही हम 49 जोड़ेंगे तो हमारे पास में संख्या क्या आ जाएगी? 25 आ जाएगी। हमारे पास में संख्या क्या आ जाएगी? 25 आ जाएगी। तो मित्रों अगर आप लोग डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स पे जाते हो और आप लोगों की रटने की क्षमता है तो आप लोग डायरेक्ट रट भी सकते हो। और रटोगे किस प्रकार? देखना मित्रों, वे संख्याएं जो प्लस से स्टार्ट होकर प्लस पर ही खत्म हो जाती हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस में प्लस से स्टार्ट होकर प्लस पर ही खत्म हो जाती हैं तो इसका आंसर होगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 बराबर रिजल्ट आ गया अपने पास में कितना? 25। क्या बताया मित्रों? वे संख्याएं प्लस से स्टार्ट हुई और प्लस पर ही खत्म हो गई, तो इसका जो आंसर होगा वो अपने पास में पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या का आधा होगा। अगर हमारे पास में इसी क्वेश्चन में आगे -50 और हो गया, अब देखो प्लस से स्टार्ट हुई लेकिन माइनस पे खत्म हुई, तो माइनस पे जब भी खत्म होंगी तो हम क्या करेंगे? जो अंतिम संख्या है हमारे पास में उसका आधा कर देंगे, और उसका आधा कितना हो गया? वही अपना क्या होगा? उस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो एकांतरता चिन्ह वाले क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास में पहली संख्या प्लस की है, अंतिम संख्या भी प्लस की है, तो उन दोनों के योग का आधा आंसर होगा। अगर हमारे पास में पहली संख्या प्लस की है और अंतिम संख्या माइनस की है, तो माइनस वाली संख्या का आधा क्या होगा? आंसर होगा। बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट, प्राकृत संख्याओं के और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। तो हमसे ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो मित्रों ध्यान देना, एक चीज और बता रहा हूं इसके साथ में कि औसत क्या होता है? औसत होता है योग बटे संख्या। औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। और योग क्या होता है? योग होता है औसत गुणा संख्या। योग क्या होता है? औसत गुणा संख्या। अगर मित्रों 1 से लेकर 100 तक की हमारे पास में जो संख्या है वो प्राकृत संख्या है, और अगर इनके योग की बात करें, अगर हम इनके योग की बात करें और अगर हम इनके औसत की बात करें, तो मित्रों ध्यान देना कि क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होता है? क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्याओं का औसत। तो क्रमागत संख्याओं का औसत होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बट्टे कितना? 2, उसमें 2 का भाग दे देंगे। तो अगर इन संख्याओं के हम औसत की बात करें तो हमारा औसत बनता है पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या 101 है, और इसका आधा, ये हमारे पास में क्या हो गया?
औसत। और अगर औसत को हम संख्या से गुणा कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, औसत को संख्या से गुणा करने के बाद में हमारे पास में क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो मित्रों 1 से लेकर 100 तक की संख्या में टोटल संख्या कितनी होती है, 100 होती है। ये हमारे पास में औसत है, और अगर औसत को मैं संख्या से गुणा कर दूं तो ये हमारे पास में क्या आ गया, अब योग आ गया। तो मित्रों इस प्रकार आप लोग निकाल सकते हो। या आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2 होता है, जिसमें ये n प्लस 1/2 हमारे पास में औसत है, और ये जो n है ये हमारे पास में क्या है, संख्या है। तो यहां से एक क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, या 1 से लेकर 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। बढ़ते हैं मित्रों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि प्राकृत संख्याओं से हमसे आगे और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन मित्रों मान लो ये आ गए अपने पास में कि 51 से 100 तक, 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, इक्यावन से 100 तक की, चलो प्लस में, चलो ठीक है, क्वेश्चन से 51 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। तो मित्रों क्या करेंगे, 51 से लेकर 100 तक की संख्या, टोटल संख्या अपने पास में कितनी हो गई मित्रों, टोटल संख्या हो गई अपने पास में 50। 51 से लेकर 100 तक की संख्या में टोटल संख्या कितनी हो गई, 50। और इनका औसत कितना हो जाएगा, तो मित्रों इनका औसत हो जाएगा 51 प्लस 100, 51 प्लस कितना हो जाएगा 100/2। ये हमारे पास में आ गई टोटल संख्या, ये हमारे पास में आ गया औसत। और हमें पता है मित्रों संख्या को जैसे ही हम औसत से गुणा कर देंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, योग बन जाएगा। तो ये हमारे पास में संख्या, ये हमारे पास में औसत, इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा योग। तो मित्रों इस प्रकार आप लोग किसी भी क्वेश्चन का जो प्राकृत संख्याओं से रिलेटिव है और हमसे योग निकलवाना है तो हम इस प्रकार उसका योग निकाल सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि यहां से हमसे और क्या मित्रों कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो। तो बढ़ते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा सकता है। तो मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे इस प्रकार पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये है कि हमें मान लो क्वेश्चन पूछ लिया कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस प्रकार डॉट डॉट देकर हमसे पूछ लिया 29 प्लस 30 प्लस 29, फिर डॉट डॉट देकर हमसे पूछ लिया 3 प्लस 2 प्लस 1 का मान कितना होगा। हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो मित्रों ध्यान देना कि जब भी हमारे पास में इस प्रकार क्वेश्चन होगा कि संख्याएं बढ़ते हुए क्रम आएंगी और एक निश्चित संख्या पे रुककर वही संख्या घटते हुए क्रम में आएंगे, तो इन संख्याओं का हम योग कैसे निकालेंगे। जो मध्य वाली संख्या है, जो भी हमारे पास में मध्य वाली संख्या है, इस मध्य वाली संख्या का स्क्वायर ही इन संख्याओं का क्या होगा, योग होगा। तो इस संख्या का जो आंसर है या इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, मध्य संख्या जो 30 है, इस 30 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर, और 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900। तो इस जो क्वेश्चन हमने लिखा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। मित्रों ध्यान देना कई बार क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा वो चेंज करके पूछ लेता है। वो चेंज करके पूछेगा तो मान लो उसने यहाँ क्या कर दिया, यहां उसने इस प्रकार कर दिया, उसने 2 बार 30 लिख दिया। तो मित्रों जब वो यहां पर 2 बार 30 लिखेगा तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का हम आंसर कैसे निकालेंगे। अगर वो 2 बार 30 लिखेगा तो हम आंसर कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि यहां पर 1 बार ही 30 है और लास्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 1 बार क्या 30 और ऐड कर देंगे। जब हमारे यहाँ पर 2 बार 30 होंगे तो मान लेंगे कि हमारे पास में 1 ही बार 30 है और 1 लास्ट में ऐड कर देंगे। तो इस संख्याओं का योग हमारे पास कितना हो गया 900। अगर यहाँ हमने 1 30 और लिया है तो उनका योग कितना हो जाएगा 900 प्लस 30 बराबर 930। तो मित्रों इस क्वेश्चन को आपने समझा होगा। क्या था क्वेश्चन कि वही संख्या हमारे पास में बढ़ते हुए क्रम में और एक निश्चित संख्या के रूप में रुक कर वहां से घटते हुए क्रम में हमारे पास में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो बीच वाली संख्या होती है उसका स्क्वायर ही क्या होगा, उन संख्याओं का योग होगा। जानते हैं मित्रों आगे कि प्राकृत संख्याओं से हमसे और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
तो हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो मित्रों इसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस एक इंटू 2n+1 बटे 6। हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस एक इंटू 2n+1 बटे 6। क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे मान लो हमसे ये पूछ लिया कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, या क्वेश्चन इस प्रकार दे दिया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का मान कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो हमें पता है कि मित्रों जो अंतिम संख्या है यह हम माने 1 2 3 4, तो इस प्रकार हमारे पास में संख्या कितनी है, 7 है। तो जो n का मान है वो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 7 दूनी 14 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में जब भी यहां से मित्रों आप लोग कैलकुलेशन करोगे, मित्रों ध्यान देना, जब भी यहां से आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो 6 है ये हमेशा कटेगा, ये 6 क्या होगा, हमेशा कटेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे। किसकी बात कर रहे हैं हम, योग की बात कर रहे हैं, और योग के लिए जो ये 6 है ये मित्रों हमेशा कटेगा। और यहां देखना मित्रों ये 6 किस प्रकार कटता है, तो ये बन गया 7, फिर बन गया 8 और हमारे पास में बन गया 15, 15 बटे 6 हो गया, 2 4 8 और 2 3 6, 3 5 कितने हो गए मित्रों, 15। तो इन संख्याओं का जो योग है वो हमारे पास में 5 के 20, 20 7 140, इन संख्याओं का योग हमारे पास में कितना आ गया, 140 आ गया। नीचे हमेशा संख्या कटेगी मित्रों, इस बात का ध्यान रखोगे। अगर हम बात करते हैं योग के अलावा यहां औसत की, तो मित्रों यहां से n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो औसत है वो क्या होगा, ये n है वो कम हो जाएगा। ये n क्या है, ये कम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि राशियों के योग को राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है औसत। तो हम यहां से जब औसत निकालेंगे तो ये जो n है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब भी हम क्या करेंगे, औसत निकालेंगे तो ये n क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब भी हमें योग निकालना है तो हम क्या करते हैं, औसत को किससे गुणा करते हैं, औसत को हम संख्या से गुणा करते हैं। संख्या का मतलब यहां पर क्या है, n है। तो हमसे इस प्रकार एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग भी हमसे पूछ सकता है। तो मित्रों जब हमसे घनों का योग पूछेगा तो इसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होगा, और फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1/2, और इसका क्या हो जाएगा मित्रों, इसका पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो हमसे n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग भी पूछ सकता है। तो घनों का योग पूछेगा तो हमारे पास में क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने कहां पढ़ा, ये फॉर्मूला मित्रों हमने पढ़ा कि n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग, और हमसे क्या पूछा है, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो क्या करेंगे, जो भी प्राकृत संख्या हैं उनका योग कर लेंगे, योग करने के बाद में उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग आ जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो मित्र हमारे पास में क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रथम 5, ये मान लो ये से पूछ लिया 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन और 5 का घन का मान कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, n का मान 5 लेते हुए 5 इंटू 5 प्लस 1/2 और इस पूरे का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये बच जाएगा हमारे पास में 5 और 1 6, 6 में 2 का भाग देंगे 3, 3 गुणा 5 15, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। तो यहां से अपने पास में जो आंसर है वो कितना आ गया, 225 आ गया। मित्रों ध्यान देना कि इस प्रकार अगर आपसे क्वेश्चंस ना पूछकर हमें क्वेश्चंस की टाइप चेंज कर सकता है, और क्वेश्चंस हमसे किस रूप में पूछ सकता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस
64 प्लस 125 प्लस इस प्रकार डॉट डॉट देकर हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है 1000। ठीक है ना। और इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो संख्याएं हैं ये हमारे पास में एक घन वाली संख्याएं हैं और हमें पता है कि घन संख्याओं का योग हम कैसे निकालते हैं। तो इस प्रकार भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मित्रों ध्यान देना कि इस प्रकार के क्वेश्चंस में अगर वो चेंजेस करना चाहे तो वो और क्या चेंज कर सकता है, और वो क्या चेंज कर सकता है। यहां मान लो उसने कोई भी संख्या, जैसे मान लो यहां उसने 25 जोड़ दिया, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां मान लो उसने 1/2 जोड़ दिया, तो इस प्रकार भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जब वो इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा तो हमें पता है कि ये तो हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे। उसके बाद में जो भी संख्या हमसे जुड़वा रहा है या गुणा करवा रहा है तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं इसी सीरीज में हम आगे। तो मित्रों बात करते हैं आगे हम सम संख्याओं की, कि सम संख्याओं से हमसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और मित्रों मैंने सम संख्या के लिए आपको क्या बताया है, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। और सम संख्याओं से हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो सम संख्याओं के लेकर हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होगा, यह हमसे प्रश्न पूछ सकता है। तो मित्रों ध्यान देना कि प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1। मित्रों क्या होगा, n इंटू n प्लस 1। अब ध्यान देना जैसे क्वेश्चन आ गया कि 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग कितना होगा, 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो मित्रों आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक की जो गिनती होती है उस गिनती में जो सम संख्याएं होती हैं उन सम संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 50 होती है। उन सम संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 50 होती है। और हमें क्या करना है, हमें निकालना है योग। तो योग क्या हो जाएगा, 50 गुणा 50 प्लस 1 या मतलब 50 गुणा 51, ये हो जाएगा योग। तो मित्रों ये तो होती है सम संख्याओं की संख्या। ये n इंटू एन प्लस 1 का मतलब ये है कि ये जो n है ये तो संख्याएं हैं और ये n प्लस 1 क्या है, औसत है। तो कहने का मतलब यहां से क्या हुआ कि प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत है वो n प्लस 1 होता है। प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होता है, n प्लस 1 होता है। और अगर हम बात करें 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में संख्याएं कितनी है, सम 50 है, तो इनका औसत 51 होगा। और जब हम इनका योग निकालेंगे तो 50 को हम किससे गुणा कर देंगे, 51 से गुणा कर देंगे। तो एक क्वेश्चन हमसे सम संख्याओं से ये पूछ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्रमागत पूछ सकता है, लेकिन वो बीच से देकर कैसे, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो ये क्वेश्चन दे दिया 52 प्लस 54 प्लस 56 डैश डैश देकर हमें दे दिया 98, इन संख्याओं का योग कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना, इन संख्याओं का योग कितना होगा, तो ये भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। तो मित्रों ध्यान देना कि 52 54 56 58 ऐसे 98 तक हमारे पास में टोटल सम संख्या कितनी है। यहां तक मित्रों हमारे पास में टोटल सम संख्या कितनी है, तो टोटल सम संख्या बताइए कितनी हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, तो यहां तक हमारे पास में जो टोटल सम संख्या है, देखो 1 से लेकर 50 तक टोटल सम संख्या कितनी होती है, 25। 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है, 1 से 100 तक होती है 50। लेकिन यहां बात किसकी हो रही है, यहां बात हो रही है 98 की। ठीक है ना, यहाँ लास्ट संख्या क्या है, 98। अगर 100 होती, अगर यहाँ लास्ट संख्या हमारे पास में 100 होती तो टोटल जो संख्या है वो अपने पास में सम कितनी होती, 50 होती। लेकिन अब हमारे पास में 98 तक है तो हमारे पास में टोटल जो सम संख्या वो कितनी है, 24 है। जब टोटल सम संख्या हमारे पास में 24 है तो हमें निकालना है योग। योग क्या होता है, संख्या गुणा औसत। औसत कितना हो जाएगा, 52 प्लस 98। और 52 प्लस 98 में किसका भाग दे दोगे, 2 का। ये तो हो गई अपने पास में संख्या।
और ये हो गया अपने पास में औसत। संख्या गुणा औसत क्या हो जाएगा अपने पास में, योग हो जाएगा। तो मित्रों एक क्वेश्चन हमसे शुरू से पूछ सकता है, एक क्वेश्चन हमसे यहां से पूछ सकता है कि मान लो क्वेश्चन दे दिया बीच में से कोई भी संख्या उठाकर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहां तक अपने पास में टोटल संख्या कितनी है, और उन टोटल संख्याओं को हम किससे गुणा कर देंगे, औसत से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में योग आ जाएगा। ठीक है मित्रों, तो यहां से हमारे पास में एक क्वेश्चन ये बनता है ये लेकर, और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में ये बनता है, एक क्वेश्चन और बनता है और वो हमारे पास में क्वेश्चन है वर्ग को लेकर। वो क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, वर्ग को लेकर। तो वर्ग को लेकर जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और यहाँ ऐसे जाते जाते 20 का स्क्वायर का मान कितना होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। तो इसका मान हम कैसे निकालें, तो मित्रों इसका मान निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और उम्मीद करता हूं कि आप वो फॉर्मूला रट लोगे। आप वो फॉर्मूला रट लोगे, रटना अच्छा रहेगा। एक फॉर्मूला आप लोग मेरे लिए रट लो। तो फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमें प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है, तो उसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या है, 2n इंटू n प्लस 1, 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टे हमारे पास में होता है 2, सॉरी बट्टे 3 होता है। तो हमारे पास में क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है कि 2n इंटू 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टे 3, ये हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, या अगर हम बात करें दूसरे फॉर्मूले की, तो मित्रों या तो आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लो, लेकिन यहां मैं आपको एक कंडीशन बता दूं, यहां जो n है वो n क्या है, वो n है सम संख्याओं की संख्या, सम संख्याओं की संख्या। मतलब 2 से लेकर 20 तक हमारे पास में सम संख्या कितनी है, 10 है। तो यहां जो n का मान है वो कितना होगा, वो 10 होगा। n का मान कितना होगा, 10 होगा। और अगर हम दूसरे फॉर्मूले की बात करें, वो थोड़ा सा इससे इजी है। वो फॉर्मूला है अपना n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बट्टे 6। एक फॉर्मूला अपने पास में ये है कि n इंटू n प्लस 1 बटे n प्लस 2 बटे 6। ध्यान देना मित्रों, यहाँ जो n है वो यहाँ जो n है वो अंतिम संख्या है। यहाँ n क्या होगा, अंतिम संख्या, और अंतिम संख्या अपनी क्या है, 20 है। तो यहाँ n का मान कितना होगा, 20 होगा। तो या तो आप लोग इस फॉर्मूले को ध्यान रखो, या आप लोग इस फॉर्मूले को ध्यान रखो। दोनों फॉर्मूले में से कोई भी आपको एक फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, अगर बात करें हम कैलकुलेशन की, तो यहां हम n का मान 10 रख देंगे, तो हमारे पास आएगा 2 गुणा 10 इंटू 10 प्लस 1, और ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और 1 21। नीचे भाग दे रहे हैं 3 का, तो 3 कट जाएगा 7 बार, ये हो जाएगा 10 दूनी 20, 20 गुणा 11 और गुणा 7। तो देखो 20 गुणा 11 गुणा अपने पास में आ गया 7, और 7 को गुणा करेंगे 20 से तो 140, 140 गुणा होगा 11 से, 140 को गुणा करना है 11 से, तो हमारे पास आ जाएगा 4 5 1। तो इसका जो आंसर हमारे पास में निकल के आया वो कितना हो गया, 1540। अब बात करते हैं हम इस फॉर्मूले की, तो n का मान हमारे पास में कितना है, 20। 20 गुणा क्या हो गया, 21। 21 गुणा क्या हो गया, 22। और इसमें हम किसका भाग दे देंगे, 6 का भाग दे देंगे। तो 3 का भाग देंगे तो 2 टाइम, यहाँ 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार। और 2 से काट देंगे किसको, 22 को 11 बार। तो ये हो जाएगा अपने पास में 2 7 दूनी 14 140, और 140 को हम गुणा करेंगे 11 से, तो हमारे पास में रिजल्ट क्या जाएगा, 1540। तो मित्रों ये फॉर्मूला भी आप लोग तैयार कर सकते हो, और ये फॉर्मूला भी आप लोग तैयार कर सकते हो। आपको जो भी फॉर्मूला इनमें से पसंद आ रहा है वो फॉर्मूला लेकर आप लोग क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग निकाल सकते हो। अब बात करते हैं मित्रों विषम संख्या को लेकर। तो विषम संख्या को लेकर भी हमसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और उसके बाद में बाकी जो भी है क्वेश्चंस, शानदार शानदार क्वेश्चंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो विषम संख्याओं को लेकर हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होगा। हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होगा, और प्रथम n विषम संख्याओं की अगर बात करें तो इनका योग होता है n स्क्वायर।
प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n स्क्वायर। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो 1 से लेकर 100 तक हमें पता है कि विषम संख्या कितनी है, इसमें से 50 तो हमारे पास में विषम है और 50 संख्या क्या है, सम है। तो विषम संख्याओं का हमसे योग पूछा है तो हमें पता है कि हम 50 को किससे गुणा कर देंगे, 50 से। मान लो हमने 50 को 50 से गुणा कर दिया, तो 50 को 50 से गुणा कर दिया, इसका मतलब क्या होगा, जितनी संख्या होंगी उतना ही क्या होगा, औसत होगा। जितनी संख्या होंगी उतना ही क्या होगा, औसत होगा। तो यहां से मित्रों आप लोग क्या जाने, आप लोग एक बात और समझ चुके हो। वो बात क्या है, वो बात ये है कि 1 से लेकर 100 तक की जो संख्या है और उसमें हमसे क्या पूछा कि विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो विषम संख्याओं का योग होगा n स्क्वायर, जहां n संख्या है और दूसरा n क्या है, औसत। तो कहने का मतलब ये है कि विषम संख्याओं का जितनी विषम संख्या होंगी उतना ही उनका क्या होगा, औसत होगा। तो 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं का योग अपने पास में क्या हो जाएगा, इस प्रकार हम विषम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। बात करें अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि 50 से 100 के बीच, 50 से 100 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो 50 से 100 के बीच में जो विषम संख्या है उनका योग कितना होगा। तो मित्रों पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि 50 से लेकर 100 तक की जो संख्या है उनमें विषम संख्या कितनी है। तो मित्रों उनमें विषम संख्या 25 है। विषम संख्या 25 है तो हमें पता है कि हम औसत निकाल सकते हैं। क्रमागत संख्या है तो उनका औसत होगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो पहली संख्या अपने पास में 50 और अंतिम संख्या हमारे पास में 100 और उसका आधा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो 50 से लेकर 100 के बीच में जो हमारे पास में विषम संख्या है उन विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, उन विषम संख्याओं का योग ये हमारे पास में हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन करें तो ये हो गया 150 में 2 का भाग देंगे तो 75 और 75 किससे गुणा हो जाएगा, 25 से। 75 को 25 से गुणा करेंगे तो 25 5 हो गया 125 और 25 7 हो गया 175। 175 में 12 और जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 187। तो 50 से लेकर 100 के बीच में जो हमारे पास में विषम संख्या हैं उन विषम संख्याओं का योग हमारे पास में आ गया 1875। उम्मीद करता हूं कि मित्रों ये क्वेश्चंस, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर जरूर करें।